नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का एक बेहद मशहूर उपन्यास खून के छींटे। मेजर बलवंत के सामने उसका असिस्टेंट दुख और शोक की मूर्ति बना बैठा हुआ था। उसकी आंखों से गहरी उदासी छलक रही थी। आज उसने अपने मन की बात कहने के लिए मेजर से थोड़ा सा समय मांगा था। अभी वो ठीक तरह से अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाया था कि सोनिया और विनोद मल्होत्रा ने मेजर के कमरे में प्रवेश किया और उन्हें अशोक के मूड से तुरंत अनुमान लगा लिया कि उन दोनों में किसी गंभीर समस्या पर बातचीत चल रही है। सोनिया और विनोद मल्होत्रा चुपके से नमस्ते करने के बाद कुर्सियों पर जा बैठे। अशोक की जुबान को जैसे ताला लग गया। अब उदासी के साथ साथ उसके चेहरे पर शर्म की लाली भी फैल गई। मेजर ने कहा, ये सब अपने ही लोग हैं, इनसे कोई पर्दा नहीं। मैं तो समझता हूं कि इनकी मौजूदगी से तुम्हें फायदा ही पहुंचेगा। अपनी बात जारी रखो। अशोक खामोश रहा। ऐसा लगता था कि उसकी रही सही हिम्मत भी जाती रही। अब सोनिया बोली, देखो अशोक, प्रेम की मांग होती है कि कोई उसके भेद को जानने वाला हो, कोई दुख पूछने वाला हो, हमदर्द हो। तुम तो बड़ी किस्मत वाले हो कि तुम्हारे आसपास इतने लोग भेद जानने वाले हैं और दुख पूछने के लिए इकट्ठा है। सोनिया की इस बात ने अशोक का दिल बढ़ा दिया। उसने कृतज्ञ निगाहों से सोनिया की ओर देखा और अपनी सारी शर्म को तिलांजलि दे दी। उसने बड़ी धीमी आवाज में तसल्ली से कहा, हाँ, मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप मेरे सच्चे हमदर्द और मेरे दुख के अच्छे साथी हैं, लेकिन मैं बहुत अभागा भी हूं। कल रात मेरी कहानी प्रेम और हत्या की कहानी बन गई। प्रेम और हत्या? विनोद मल्होत्रा ने कहा, तुम्हारे इस कहानी में प्रेम हत्यारा है या प्रेम की हत्या की गई है? अशोक ने अपनी बात पर थोड़ा दार्शनिकता का रंग चढ़ाते हुए कहा, मेरी इस कहानी में न तो प्रेम की हत्या हुई है, न प्रेम ने हत्या की है। प्रेम की हत्या तो की जा सकती है, लेकिन प्रेम हत्या कभी नहीं कर सकता। मैं रात भर अंगारों पर लौटता रहा हूं। कुदरत कभी कभी एक ऐसा दुखद दृश्य सामने ले जाती है जिस पर नाचीज इंसान की अकल दंग रह जाती है। मैंने प्रेम किया, वासना से दूर पवित्र प्रेम, जिसमें सेवा और पूजा की भावना थी। ऐसा प्रेम जिसे कोई इच्छा, आकांक्षा और साध नहीं होती। लेकिन मेरी मोहब्बत का इतना भयानक नतीजा होगा, इसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आज मैं पुलिस और दूसरे लोगों की नजरों में हत्यारा हूं। अगर मैं मेजर साहब का असिस्टेंट नहीं होता और संयोग से मेरी जेब में मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, तो मैं इस समय लोहे की सलाखों के पीछे होता। मेजर ने कहा, यह पहला मौका है जब मेरे किसी असिस्टेंट पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। अशोक ने कहा, बस यूं समझ लीजिए कि आपके नाम की जमानत पर मुझे रिहाई मिली है। रिहा होने पर भी मैं नजरबंद हूं, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उनकी इजाजत बगैर इस शहर के बाहर नहीं जा सकता। मेजर ने कहा, वो एंग्लो इंडियन पुलिस इंस्पेक्टर मैथ्यूज, वो तो अंधेरी के पुलिस थाने का इंचार्ज है। अशोक की परेशानी कुछ कम हो गई। उसने कहा, आपका मुझ पर शुरू से शक रहा है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं? शक? मेजर ने कहा, अरे मुझे तो पूरा भरोसा था भाई। मैं काना जो है वो काने को खूब पहचानता है। अशोक की विचारधारा भंग हो गई थी। वो मन ही मन तिलमिला रहा था कि मेजर साहब ने मजाक के लिए समय असमय नहीं देखा। फिर भी उसने विचारों की टूटी कड़ी आपस में जोड़ी और बोला, यो तो हर आदमी को अपना प्यार दुनिया भर से निराला दिखाई देता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रेम का जो अनुभव मुझे हुआ है शायद ही किसी को हुआ होगा। आज से 4 साल पहले मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो लड़की किसी की बीवी बन गई, फिर भी मैं उससे प्रेम करता रहा और अभी तक कर रहा हूं। इस तरह मैं एक शादीशुदा औरत से प्रेम कर रहा था और मेरा प्रेम एक ऐसी आग बनकर रह गया है जो अंदर ही अंदर सुलगता है, लेकिन उसका धुआं बाहर नहीं निकलता। मेरे प्यार में अनेक उतार चढ़ाव आए और अब मैं उस औरत का आशिक कम और नौकर अधिक बन चुका हूं। मेजर ने कहा, अब जरा इस बात को खुलकर बताओ। बात यह है कि दुनिया में ऐसे आदमी भी होते हैं जो हमेशा के लिए सिर्फ एक औरत के होकर रह जाते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूं। जब मेरी प्रेमिका की शादी हो गई तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेजर ने कहा, तुमने उससे शादी करने के लिए नहीं कहा था? नहीं, उसे बहुत अधिक
प्रेम करने पर भी मैं ये जानता था कि जिस तरह की जिंदगी वो चाहती है वैसी जिंदगी मैं उससे शादी करने के बाद उसे नहीं दे सकूंगा। वो सुख सुविधाएं, धन, जेवर, सैर सपाटा, शोहरत, दौलत चाहती थी। मेरे पास ये सब नहीं था। लेकिन कल मुझे पता चला कि मैंने खामोश रहकर बहुत बड़ी मूर्खता की थी। वो अपनी इन चाहतों को यूं ही बढ़ा चढ़ाकर बताया करती थी, लेकिन वास्तव में वो वफादार और घरेलू टाइप की औरत थी। वो भी शायद इतने दिनों तक दुख से हाथ मल रही थी। ये जिंदगी है। कभी कभी आदमी की छोटी सी बेसोची समझी हरकत उसे जिंदगी भर के लिए दुखी बना देती है। हम दोनों ने भूल की कड़ी सजा भुगती है। कल रात वो विधवा हो गई। उसके पति की गर्दन में चाकू भोंककर किसी ने उसका कत्ल कर दिया और अब पुलिस मुझे हत्यारा समझ रही है। मेजर ने कहा, तो क्या जब कत्ल हुआ तुम उसके घर पर थे? अशोक ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं पहले अपनी कहानी की सारी पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूं। मैं जिस औरत की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम मिसेज शोभा हरिवंश है। मेजर के मुंह से निकला, वर्सोवा के सबसे बड़े रईस चौधरी हरिवंश राय की पत्नी? जी हाँ। आज से 4 साल पहले वो सिर्फ शोभा सचदेव थी। अहमदाबाद के कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों ने एक साथ बीए किया था। मैं यहां बंबई चला आया और वो अहमदाबाद में ही बीएड में पढ़ती रही। मैं छुट्टियों में घर जाता तो उससे मुलाकात होती। वो बड़े खुले मन से मिलती और हमेशा पहले जैसी बेतकल्लुफी का व्यवहार करती। मैं बंबई वापस चला आता तो वो खत लिखती, लेकिन उसने हमेशा इतनी सावधानी से जरूर काम लिया कि मुझे अपने मन की बात कभी खुलकर कहने का मौका नहीं दिया। और एक दिन अचानक उसकी चिट्ठी मिली कि वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ रही है और शादी करने के बाद बंबई आ रही है। उसने अपनी ससुराल का पूरा पता भी लिखा और मुझसे 2 अनुरोध किए। एक तो ये कि मैं उसके विवाह के दिनों में छुट्टी लेकर अहमदाबाद ना आऊं, और दूसरा ये कि जब वो अपने ससुराल पहुंचे तो उससे आकर जरूर मिलूं। और 4 साल से लगातार मैं हफ्ते में 2 दिन उसके यहां जाता रहा हूं। मेजर ने पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। औरत शादी होने के बाद दूसरों से बिदका करती हैं, लेकिन वो तुम्हें अपने पास बुलाती रही और तुम नियम से हफ्ते में 2 दिन उसके यहां जाते रहे। ये बात उसके पति ने सहन कैसे की? उसने अपने पति को यह बताया था कि मैं रिश्ते में उसका भाई हूं और बंबई में नौकर हूं। मेजर ने कहा, क्या उसने अपनी बीवी से यह नहीं पूछा था कि तुम उसकी शादी में कहीं दिखाई नहीं दिए थे? अशोक ने कहा, उसने बहाना कर दिया था कि मैं उन दिनों बीमार था और फिर मैंने भी उसके पति से मुलाकात होने पर यही कह दिया था। इसके अलावा मैंने अपने प्रेम, सेवा और त्याग से चौधरी हरिवंश का दिल जीत लिया था। मुझे केवल शोभा का साथ और उसका स्नेह चाहिए था। मैंने तो उसकी ओर प्यार की नजरों से देखना तक छोड़ दिया था। मैं अब नजर से नहीं, उसके साथ दिल से प्यार करने लगा था। चौधरी साहब को मेरी ओर से इत्मीनान हो चुका था। वे मुझे अपने परिवार का सदस्य समझने लगे थे और जब भी मिलते थे बड़े तपाक से मिलते थे। कल रात उन्होंने अपनी नई शादी की सालगिरह मनाई थी। नई शादी? क्या मतलब? विनोद ने पूछा। अशोक ने कहा, अरे शोभा के साथ उसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से 11-12 साल का एक बेटी है जिसका नाम अंजना है। वो मुझे अपना मामा समझती है। शादी की सालगिरह में चौधरी साहब ने एक शानदार दावत दी थी। शोभा ने मुझे बुलाया तो नहीं था, लेकिन चौधरी साहब ने आग्रह करके मुझे अपने यहां बुलाया था। काश मैं कल रात उनके यहां नहीं जाता। जब तक वास्तविक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता, मैं चौधरी साहब के किसी आदमी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। क्या चौधरी साहब के घर में और भी कुछ लोग हैं? जी हाँ, उनकी बेटी अंजना है, छोटी बहन उर्मिल है, उनकी 80 साल की मां भी जिंदा है, लेकिन वो वर्सोवा के पुराने मकान में रहती है और चौधरी साहब अंधेरी के अपने नए बंगले में रहते थे। कल रात उन्होंने बड़ी धूमधाम से पार्टी दी थी। मेजर ने पूछा, कुल कितने मेहमान आए थे? मुझे शामिल कर लिया जाए तो मेहमानों की कुल संख्या 8 थी। बाकी सब चौधरी साहब के घर के लोग थे। एक नाचने वाली थी जिसे सब लोग मृगनयनी के नाम से पुकार रहे थे। डांस के बाद वो अपना पैसा और अवार्ड लेकर चली गई थी। हत्या की दुर्घटना उसके जाने के 2 घंटे बाद मालूम हुई। मेजर ने कहा, क्या तुम मेहमानों के नाम बता सकते हो? क्यों नहीं। वहां पारसी डॉक्टर एन अर्दशिर थे, सिंधी सेठ सूरज नारायण शाहनी थे
उनकी विधवा बेटी मिसेज रक्षा साहनी थी, मद्रासी फोटोग्राफर कृष्णमूर्ति था, मारवाड़ी सेठ चांदीराम कटारिया थे, पत्रकार सुधीर माचवे था, एक और नौजवान था जिसे मैं नहीं जानता। वो रात के 10:30 बजे काफी देर से पार्टी में शामिल होने आया था और 11 बजे वापस चला गया था। चौधरी हरिवंश राय के घर के लोगों में उसकी बीवी शोभा, उनकी बहन उर्मिला और उनकी बेटी अंजना मौजूद थी। उनकी माँ भी आई थी, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी। उनकी आंखें खराब हैं, इसलिए वो चाहे जहां कहीं भी हो, सूरज ढलने से पहले ही वापस अपने बंगले पर पहुंच जाती हैं। चौधरी साहब के घर में नौकर कितने हैं? अशोक ने कहा। 4, 3 औरतें और एक आदमी जो काफी बूढ़ा है। मेजर ने पूछा, ये हत्या की दुर्घटना कब हुई? अशोक ने कहा, पार्टी खत्म होने के 25 मिनट के बाद। पार्टी 11:30 बजे खत्म हुई और ठीक 11:55 पर किसी ने चौधरी साहब की हत्या कर दी। उस समय वहां पर कौन कौन मौजूद था? मैं, शोभा, अंजना और घर की नौकरानी और नौकर, बाकी लोग जा चुके थे। चौधरी साहब पार्टी खत्म होने तक पार्टी में ही रहे थे? नहीं, वो 11 बजे अपने बेडरूम में चले गए थे। वे जरूरत से ज्यादा पी चुके थे और नींद के आगोश में उनकी आंखें मिचने लगी थी। वो ऊँघने लगे थे। शोभा ने उन्हें आराम करने की राय दी, जो उन्होंने फौरन मान ली। मेजर ने पूछा, तुम पार्टी खत्म होने के बाद वहां क्यों रुके हुए थे? मुझे शोभा ने रोक लिया था। वो मुझसे एक जरूरी बात कहना चाहती थी। वो जरूरी बात क्या थी? शोभा ने मुझे बताया कि वो अपने घर के इस माहौल से तंग आ चुकी है। वो 2-3 महीने के लिए महाबलेश्वर जाना चाहती थी। उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं 2 महीने की छुट्टी ले लूं। मेजर मुस्कुराने लगा। बहुत खूब। फिर कुछ क्षणों तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, तुमने बताया कि चौधरी साहब की गर्दन में चाकू घोंपा गया। क्या किसी ने कोई चीख भी नहीं सुनी? नहीं। सबसे पहले उनकी कत्ल का पता कैसे चला? शोभा को, अशोक ने उत्तर दिया। तुम खुद उस बीच क्या कर रहे थे? अशोक ने कहा, मैं शोभा का इंतजार कर रहा था। मैं आपको बता चुका हूं कि उसने अपनी वो जरूरी बात कहने के लिए मुझे रोक लिया था। अशोक ने कॉफी का घूंट भरते हुए सब पर एक गहरी निगाह डाली और बोला, मैं कल 5:30 बजे ही अंधेरी पहुंच गया था। उस समय तक शोभा और चौधरी साहब का कोई मेहमान नहीं आया था। मैंने मेज, बर्तन और कुर्सियों को सजाने में उनका हाथ बटाया। चौधरी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह सिर्फ शोभा के साथ शादी करने के बाद मनानी शुरू की थी। मैं गैर जरूरी बातें सुनाकर आप लोगों को बोर नहीं करूंगा कि मेहमान कैसे आए, उनका क्या स्वागत सत्कार किया गया। रात के खाने से पहले शराब पीने वालों ने शराब पी और शरबत पीने वालों ने शरबत पिया। चुटकुले हुए, शेर सुनाए गए, घरेलू और कारोबार की बातें हुई। चौधरी साहब की पहली पत्नी से पैदा उनकी बेटी अंजना ने गीत सुनाए। उनकी सबने जी खोलकर प्रशंसा की। रात का खाना शुरू हुआ। चौधरी साहब ने राजनीति और व्यवसाय में फैले हुए भ्रष्टाचार और देश में तेजी से बढ़ती हुई अपराधों की गति की समीक्षा की। खाने के साथ साथ वे विस्की भी पीते रहे। खाना खत्म हो गया तो सबसे पहले मारवाड़ी सेठ चांदीराम कटारिया विदा हुए। उनके बाद सेठ सूरज नारायण शाहनी रवाना हुए। पत्रकार सुधीर माचवे ने ब्रांडी का एक पेग लिया और फिर वो भी आज्ञा लेकर चला गया। इन लोगों ने मृगनयनी का नृत्य शुरू होने की प्रतीक्षा भी नहीं की, जो खाना खत्म होने के बाद शुरू होने वाला था। फिर बाद में इधर मृगनयनी का डांस खत्म हुआ और उधर एक सजीला नौजवान वहां पहुंचा, जिसके आने पर चौधरी साहब की बहन उर्मिल की बाँछें खिल गई। उर्मिल ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। वो कसमसाता हुआ और हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करता हुआ उर्मिल के पास जा बैठा। उर्मिल ने बहुत सी चीजों से उसकी प्लेट भर दी और वो नौजवान खाने में व्यस्त हो गया। शोभा ने मुझे बताया कि उस नौजवान का नाम चंद्र प्रकाश था। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बड़े अस्पताल में ट्रेनिंग ले रहा था। कॉलेज में कभी उर्मिल के साथ पढ़ता था। उर्मिल को शायद उससे मोहब्बत थी। अब डॉक्टर एन आर्देशर जो बियर पीते रहे थे, बियर की 7वीं बोतल खाली करने के बाद उठ खड़े हुए। उन्होंने शोभा और चौधरी साहब के लंबी जिंदगी और जिंदगी भर सुखी रहने की दुआ की और चले गए। अब पार्टी में अंजना, उर्मिल, फोटोग्राफर कृष्णमूर्ति, चंद्र प्रकाश, शोभा और मैं मिसेज रक्षा साहनी रह गए। मिसेज रक्षा साहनी सेठ सूरज नारायण साहनी की विधवा बेटी है।
उसकी उम्र 30 साल की है, लेकिन जवानी है कि अब भी तूफान की तरह उस पर उमड़ी हुई है। अशोक ने कुछ रुककर सांस ली और एक बार फिर सब पर गहरी निगाह डालते हुए बोला। आधे घंटे के बाद चंद्र प्रकाश भी चला गया। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि रक्षा साहनी उससे घुल मिलकर बातें करने लगी थी, लेकिन जब उर्मिल ने देखा कि चंद्र प्रकाश उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा तो उसने ये कहकर चंद्र प्रकाश को घर भेज दिया कि वो दूर से आया है और रात काफी अंधेरी है, इसलिए उसे जल्दी वापस चले जाना चाहिए। उर्मिल की इस हरकत पर रक्षा साहनी बड़ी अर्थपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराई थी। चंद्र प्रकाश के जाने के 10 मिनट बाद वो भी चली गई। फोटोग्राफर कृष्णामूर्ति भी चला गया। चंद्र प्रकाश के जाने के फौरन बाद रक्षा साहनी का जाना उर्मिल के दिल में कांटे की तरह खटकने लगा। चौधरी साहब ज्यादा पी गए थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगते थे और गिरते गिरते बचते थे। फिर वे भी उठ खड़े हुए। उस समय रात के 11 बज रहे थे। शोभा ने उनको आराम करने की राय दी और चौधरी साहब ने उसकी ये राय फौरन मान ली। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम में चले गए थे। उर्मिल टहलती हुई बंगले के फाटक तक जा पहुंची थी, शायद ये देखने के लिए कि चंद्र प्रकाश बाहर खड़ा रक्षा साहनी का इंतजार तो नहीं कर रहा था। अंजना को भी नींद आ रही थी। वो किसी से कुछ कहे बिना ही अपने बेडरूम में चली गई। एकांत होने पर शोभा ने मुझे बताया कि वो इस घर के माहौल से ऊब गई है और इस पिंजड़े की तीलियां तोड़कर कुछ दिनों के लिए खुले वातावरण में सांस लेना चाहती है। उस समय शोभा एक विचित्र मूड में थी। कुछ देर तक एक दुखी नारी की तरह बातें करती रही और तब चुप हुई जब उर्मिल दोबारा वहां वापस आ गई। उर्मिल के अचानक लौट आने पर शोभा कुछ घबरा गई थी। उसने उठते हुए कहा, मैं जरा देख कर आती हूं कि उनका बिस्तर भी किसी ने लगाया या नहीं। अच्छा तो भाभी मैं चलती हूं, उर्मिल ने कहा और लॉन में एक पेड़ के नीचे खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ गई। उसकी कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वो कोशिश करती रही। शोभा ऊपर गई और 15 मिनट बाद वापस आ गई। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। उसकी गिग्गी बंधी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से थूक निगलने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपना बंद गला खोलने के लिए जोर लगा रही हो। उसका समूचा बदन कांप रहा था। उर्मिल ने कार स्टार्ट करने की कोशिश में शायद अपनी भाभी की दशा देख ली थी। वो कार से उतरकर हमारे पास आ गई। उनको लंबे फल के चाकू से कत्ल कर दिया गया है। मैं ऊपर गई और मैंने उनके बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां अंधेरा था, लेकिन खिड़की में से चांदनी से सारे कमरे में रोशनी थी। मैं बाहर की तेज रोशनी में अंदर गई थी, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह देख नहीं पाई। वो एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, आप अभी तक सोए नहीं? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको चुप देखकर मैंने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में उजाला होते ही मैं कांप उठी। मैंने उनकी ओर देखा तो लगा जैसे कोई मेरा कलेजा मसल रहा। उर्मिल ये सुनकर चीखने ही वाली थी कि शोभा ने लपक कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या करती हो? अभी नौकरों और अंजना को इस दुर्घटना की खबर नहीं होनी चाहिए। उर्मिल संभल गई और हम सब चौधरी साहब के बेडरूम की ओर चल पड़े। बेडरूम में चौधरी हरिवंश राय आराम कुर्सी पर टांगे फैलाए बैठे थे। उनका सिर दाहिनी ओर ढुलक रहा था। आंखें अभी तक खुली हुई थी, जिनसे अभी तक भय की छाया झांक रही थी। आराम कुर्सी खून से लथपथ थी। एक गहरा घाव उनके सीने पर था और दूसरा घाव उनकी गर्दन पर था। किसी ने उनकी सांस की नली काट दी थी। कुर्सी के पास गलीचे पर एक चाकू पड़ा था, जिसका फल पतला था लेकिन 4 इंच लंबा था। वो चाकू खून से लेथड़ा हुआ था। उर्मिल वो चाकू उठाने के लिए झुकी तो मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस चाकू पर कातिल की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। उर्मिल अपने भाई को इस हालत में देख नहीं सकी और लाश की ओर पीट करके खड़ी हो गई। उसने अपने बैग से रूमाल निकालकर अपनी आंखों पर रख लिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। उसका सारा शरीर हिल रहा था। शोभा ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उर्मिल, तुम घर जाओ और अंजना को भी किसी तरह मनाकर अपने साथ ले जाओ। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। उर्मिल अपनी आंखें पोंछती हुई बाहर चली गई। मैं और शोभा चौधरी साहब के बेडरूम में रह गए। मैंने बेडरूम और बाथरूम की खिड़कियों को अच्छी तरह देख लिया। बेडरूम की खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन बाथरूम की खिड़की खुली थी और उस खिड़की में ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे किसी के अंदर आने का पता चलता। शोभा ने पुलिस को फोन किया। जब वो फोन करके दोबारा मेरे पास आई तो नीचे कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। उर्मिल शायद अंजना को अपने साथ ले जा रही है।
शोभा ने बेडरूम की खिड़की से नीचे झांकते हुए कहा, फिर मुड़कर मेरी ओर रूखी फीकी निगाहों से देखा और ऑर्डर देने वाले लहजे में उनसे बोली, अशोक बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गया तो शोभा ने कहा, अशोक मैंने उर्मिल के सामने एक बात जानबूझकर नहीं बताई थी। तुम मेरे सामने वाली एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। कौन सी बात? जब मैं बेडरूम में पहुंची थी और मैंने अंधेरे में चौधरी साहब से यह सवाल किया था कि आप अभी तक सोए नहीं, तो एक आदमी ने मेरे सवाल का जवाब दिया था, सो चुके हैं, आप जाकर आराम कीजिए। मैं हैरान रह गया। क्या वो आवाज जानी पहचानी थी? मैंने शोभा से पूछा। हाँ, शोभा ने उत्तर दिया। वो आदमी कहां से बोल रहा था? बाथरूम से। क्या उसने कुछ और नहीं कहा? उसने एक बात और कही, मैं गुसल खाने के दरवाजे से बाहर जा रहा हूं, चौधरी साहब की नींद में खलल मत डालिए। इसके बाद मैंने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। क्या तूने बाथरूम में जाकर यह देखने की कोशिश नहीं की वो कौन था? कहा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। शोभा ने मेरे सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आवाज जानी पहचानी थी। बाथरूम से तुम बोल रहे थे अशोक। क्या तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई है? क्या वो सचमुच मेरी आवाज थी? क्या मतलब? क्या तुम उस समय बाथरूम में नहीं थे? शोभा ने हैरत से पूछा। मैं तो ऊपर आया ही नहीं। ओ अशोक, मैं उस समय अपने होश हवास इस बुरी तरह से खो बैठी थी कि आवाज अच्छी तरह पहचान पाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हारी आवाज थी। और मैं न जाने क्या सोचती रही। मैं सोच रही थी कि अशोक मेरे अतीत और वर्तमान से भली भांति परिचित है। इस जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए शायद उसने ये साहसिक कदम उठाया है। कुछ देर के लिए तो तुम मुझे हीरो दिखाई देने लगे थे। तुमने बाथरूम से मेरी आवाज सुनी। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने क्या किया? मैं अंजना के कमरे में ये देखने के लिए गई कि वो सो रही है या जाग रही है। अगर वो जाग रही होती तो मैं उससे ये पूछना चाहती थी कि उसने अपने पिता के कमरे में कोई आहट, कोई चीख, कोई करा और कोई और आवाज तो नहीं सुनी थी। लेकिन अंजना अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं अंजना को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अजीब लड़की है। 12 बरस की उम्र में ही उस पर बहुत ही अजीब मूड के दौरे पड़ने लगे हैं। माँ का प्यार नहीं मिल पाने के कारण उसकी जिंदगी में एक ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द घर कर गया है जो समय से पहले विचारों को बड़ा बना देता है। वो अक्सर रातों को उठकर बाग में चली जाया करती है। मेरा अनुमान ठीक निकला। मैं उसके कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो मैंने उसे आते हुए देखा। मैं रुक गई। वो पास आई तो मैंने उससे पूछा, अंजना तुम कहाँ थी? उसने उत्तर दिया कि गार्डन में। मैंने झल्ला कर पूछा कि तुम बाग में जाकर करते क्या हो? अंजना ने भी झल्ला कर उत्तर दिया कि परियों के राजकुमार का इंतजार क्या करती हूं। मैं पल भर के लिए उसका उत्तर सुनकर हैरान रह गई। क्या वो राजकुमार आया था? मेरे इस प्रश्न पर अंजना ने मेरी ओर उपेक्षा से देखा और बोली, राजकुमार तो नहीं आया, लेकिन कोई आया जरूर। मैं सोचने लगी। मैंने फिर पूछा, वो कौन था? अंजना उत्तर देने से पहले कुछ देर रुकी, फिर बोली, वो पिताजी के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था। उसने अपना हैट अपनी आंखों तक खिसका रखा था। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, आप छिपकर क्यों खड़े हो अंकल? वो बोला, अंजना देवी, मैं इस हालत में तुम्हारे सामने आना ठीक नहीं। वो आदमी आगे बढ़ा और मैंने उससे पूछा, आप कौन है? वो आदमी हंसा और बोला, क्या तुम अपने अशोक अंकल को नहीं पहचानती हो? यह कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गार्डन के बड़े फाटक से बाहर चला गया और मैं ऊपर चली आई। अंजना की ये बात सुनकर मेरा रहा सहा संदेह भी जाता रहा। मुझे विश्वास हो गया कि बाथरूम में तुम ही थे। मैंने अंजना से एक प्रश्न और किया, क्या तुम ठीक कह रही हो अंजना? क्या उस आदमी का कद और लिबास अशोक अंकल से मिलता था? अंजना ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि चांदनी में ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेता वो वापस जा रहा था। मैं कुछ कह नहीं सकती। अब मैंने अंजना से आखिरी सवाल पूछा, क्या उसकी आवाज सचमुच अशोक अंकल जैसी थी? अंजना ने स्वीकृति में सिर हिलाया और पलंग पर चढ़कर लेट गई। मैं समझती हूँ कि उर्मिल जब उसके पास गई होगी तो वह जाग रही होगी। ये कहकर शोभा अपनी उंगलियों से साड़ी का पल्लू मरोड़ने लगी। मैं अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। चौधरी साहब की हत्या में गहरी साजिश से काम लिया गया था। हत्यारे ने मुझे हत्यारा सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अशोक ने अपने माथे पर आई हुई पसीने की बूंदें हथेली से पोंछते हुए कहा। सभी खामोश थे। हर कोई गहरे सोच में डूबा हुआ था।
मेजर ने सिगरेट सुलगाया और लंबा कश लगाते हुए कहा, पुलिस वहां पहुंच गई और तुम्हारे लिए एक भयानक नाटक शुरू हो गया। जी हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर मैथ्यूज अपने साथ 3 कारों में अपने महकमे के लोगों को लिए हुए वहां पहुंच गए। मैंने और शोभा ने उनका स्वागत किया। नौकरानियां और नौकर सहमे हुए थे और खामोशी से अपना काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने हम दोनों की ओर ध्यान से देखा। ये शायद घर के ही किसी नौकर का काम हो, इंस्पेक्टर ने कहा, और फिर उसने मेरी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, आपको तकलीफ तो होगी, आप इस पार्टी का सारा किस्सा मुझे सुनाइए। मैंने सारी कहानी उसे सुना दी, लेकिन इस कहानी का वो हिस्सा नहीं सुनाया जिसमें 2 बार किसी ने मेरी आवाज में शोभा और अंजना से बातें की थी। मैं इंस्पेक्टर मैथ्यूज को सारा किस्सा सुना चुका तो उसने सोचते हुए कहा, आपके किस्से से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कत्ल की इस वारदात में किसी औरत का हाथ नहीं है, क्योंकि चौधरी साहब तगड़े इंसान थे। एक औरत के लिए मुमकिन नहीं था कि उन पर 2 वार कर सकती, और इतने भरपूर वार कर सकती। उनको किसी ताकतवर हत्यारे ने मारा है, और यही वजह है कि हत्यारे से हाथापाई का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। क्या चौधरी साहब बीमार थे? नहीं, मैंने जवाब दिया, जरा ज्यादा पी गए थे। क्या आप उनको इस कमरे तक छोड़ने आए थे? नहीं, वो इतनी ज्यादा पिए हुए नहीं थे। आप मुझे मेहमानों की लिस्ट और उनके एड्रेस दे दीजिए। मैंने इंस्पेक्टर के आदेश का तुरंत पालन किया। इंस्पेक्टर ने लिस्ट पर नजर दौड़ाई और बोला, सेठ सूरज नारायण साहनी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेहमानों में एक बड़ा आदमी भी शामिल था। सेठ साहनी हमारे देश का सबसे बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो मारवाड़ी सेठ चांदीराम कटारिया, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट। पार्टी में अच्छे लोग शामिल हुए थे। मिसेज रक्षा साहनी, क्या ये सेठ साहनी की बीवी है? नहीं, उनकी विधवा बेटी है। फिर तो केवल आप ही रह जाते हैं। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप इस फैमिली में किसके फ्रेंड थे, चौधरी साहब के या इनके? इंस्पेक्टर ने शोभा की ओर इशारा किया। मैंने जवाब दिया, मैं दोनों का ही दोस्त हूं। मैं इंस्पेक्टर के सवाल पर घबरा गया था, लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहता था। मैंने कहा, वैसे मैं इनको बचपन से जानता हूं, मैं इनका दूर का रिश्तेदार भी हूं। मैंने शोभा की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। आपने सारी बात सुनाते हुए अभी अभी मुझे बताया था कि ये चौधरी साहब की दूसरी बीवी है। क्या चौधरी साहब की कोई संतान नहीं है? पहली पत्नी से उनकी एक बेटी है, अंजना। क्या उसे मालूम है कि उसके पिता का कत्ल कर दिया गया है? नहीं, मैंने इस डर से कि उसे जबरदस्त सदमा पहुंचेगा उसे उर्मिल के साथ भेज दिया था, शोभा ने कहा। इंस्पेक्टर ने शोभा की ओर देखते हुए कहा, क्या आप अपनी मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट हैं? शोभा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हिचकिचाई। मेरा मन कांप रहा था, क्योंकि उसकी ये हिचकिचाहट उसके मन के भेद को बता रही थी। उसने कुछ देर चिंतित रहने के बाद कहा, नहीं, मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूं। इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने कहा, फिर मामला बड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद उसने मुझसे कहा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, क्या आप मुझे चौधरी साहब का हत्यारा समझ रहे हैं? मेरे लिए ऐसा समझने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अब तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। वो उसे उलट पुलट कर देखता रहा। मैं मेजर बलवंत का असिस्टेंट हूं, मैंने कहा। आपके नाम ने जादू का काम किया। इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने मेरा आइडेंटिटी कार्ड मुझे वापस दे दिया और बोला, मेजर बलवंत बड़े अच्छे जासूस हैं। और फिर न जाने उसे क्या ख्याल आया कि उसकी भवें तन गई और उसने कुछ रूखे स्वर में कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेजर बलवंत का असिस्टेंट कातिल नहीं हो सकता। मैं आपको केवल इस कंडीशन पर छोड़ रहा हूं कि आप मेरी इजाजत के बगैर इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और जब आपको बुलाया जाएगा आप हाजिर हो जाएंगे। इसके बाद उसने शोभा से कहा, आपको भी कुछ दिनों तक इसी शहर में और इसी घर में रहना होगा। इतने में पुलिस डॉक्टर ने आकर कहा, सीने का घाव मृत्यु कारण सिद्ध नहीं हुआ था,
इसलिए हत्यारे को सांस की नली काटनी पड़ी। पहला वार सीने पर किया गया, दूसरा गर्दन पर। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी अपना काम खत्म कर चुके थे। उनमें से एक ने कहा, चाकू पर उंगलियों के निशान नहीं है, खिड़कियों की चौखटें और शीशे भी साफ हैं। गुसलखाने में पैरों के निशान नहीं है। दरवाजे तक एक तौलिए से कपड़े की रगड़ का निशान मिलता है, जिससे साफ है कि हत्यारे ने अपने पैरों के नीचे तौलिया बिछाया और घसीटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। गुसलखाने के दरवाजे के बाहर पंजों के हल्के निशान हैं, इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वे किस तरह के जूते के पंजों के निशान हैं। गलीचे पर पैरों के जो निशान मिले हैं उनके फोटोग्राफ्स ले लिए गए। ये कहकर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट चौधरी साहब और शोभा के जूतों की ओर देखने लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं समझता हूं कि जो निशान लिए गए हैं वो इनके जूतों के निशान हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन तीनों के सिवा कमरे में कोई और नहीं था, इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने कहा। मेजर कमरे में छाई गहरी खामोशी पर चौंक उठा। उसके विचारों का सिलसिला टूट गया। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, अशोक, तुम अभी तक अनुभवहीन हो। तुम सुबह के घर से चले आए, क्यों? तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। क्या तुम्हें यह बात नहीं सूझी कि हत्यारे शोभा पर भी हमला कर सकते हैं? हत्यारे? विनोद मल्होत्रा ने चौंकते हुए, क्या इस घटना में एक से ज्यादा लोगों का हाथ है? निश्चय। इस संबंध में डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत अहम है। पुलिस डॉक्टर ने बताया था कि पहला वार घातक सिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए चाकू से चौधरी साहब की सांस की नली काटनी बहुत जरूरी थी। इसके अलावा हाथापाई के चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जानते हो उसका क्या मतलब है? चौधरी साहब को दो आदमियों ने मिलकर मारा है। उन दोनों के पास चाकू थे। वे दोनों काफी समझदार थे। उन दोनों को मालूम था कि चाकू से हमला करने में क्या क्या कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी आदमी चाकू चलाने में कितना भी कुशल क्यों ना हो, उसका भार कितना ही भरपूर क्यों ना हो, जिस आदमी पर हमला किया जाता है वो चाकू का जख्म खाने के बाद जरूर चीख सकता है। वो उस समय मरता भी नहीं है। वे दोनों इस बात को जानते थे कि चौधरी साहब की चीख को दबाने के लिए एक ही समय में दो हमले करने होंगे, दो वार करने होंगे। मामला काफी गंभीर है। मैं इंस्पेक्टर मैथ्यूज के वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच जाना चाहता हूं, मेजर ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा। क्यों? इसलिए कि मुझे शोभा को कहीं भेजना होगा। अशोक, तुम शोभा को फोन करो कि वो कुशल से तो है। अशोक पीछे के कमरे में फोन करने के लिए चला गया। विनोद मल्होत्रा ने पूछा, आप शोभा को क्यों भेजना चाहते हैं? विनोद, मुझे पूरा भरोसा है कि हत्यारे शोभा को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। शोभा को उनके चंगुल से बचाने और पुलिस के बर्ताव से सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि उसे कुछ दिनों के लिए गायब कर दिया जाए। तभी अशोक ने आकर सूचना दी, शोभा सकुशल है। कातिलों ने रात को दूसरे हमले की कोशिश नहीं की। वे अपने पहले कारनामे का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, मेजर ने कहा। मैं कपड़े बदल कर आता हूं। अंधेरी में चौधरी हरिवंश राय का बंगला बिल्कुल नए नवाले किस्म का शानदार बंगला था। वहां सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। शोभा अशोक के साथ एक अजनबी व्यक्ति और एक सुंदर और आकर्षक युवती को देखकर हैरान रह गई। फिर भी उसने बड़े खुले हृदय से उनका स्वागत किया। ये मेजर बलवंत हैं और ये सोनिया हैं, मेरे सहयोगी मेजर साहब के असिस्टेंट। अशोक ने उनका परिचय कराते हुए कहा। शोभा ने अशोक से मेजर बलवंत की बहुत सी बातें सुन रखी थी। वो उनको ड्राइंग रूम में ले गई। जब वे बैठ चुके तो मेजर ने शोभा की ओर देखते हुए कहा, आप बीमार हैं? शोभा ने कसमसाते हुए कहा, नहीं तो नहीं, आप बीमार हैं, सख्त बीमार। आपको तुरंत किसी हॉस्पिटल में एडमिशन ले लेना चाहिए, मेजर ने कहा। शोभा फटी फटी आंखों से मेजर की ओर देखने लगी। अशोक ने मुस्कुराते हुए शोभा की ओर देखा। तुम मेजर साहब का मतलब नहीं समझी। उनका बात करने का ढंग हमेशा निराला होता है। मेजर साहब चाहते हैं कि अगर तुम बीमार नहीं हो तो भी बीमार बन जाओ और किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। मेजर ने कहा, अशोक, तुम मेरा मतलब समझ गया हो, लेकिन मैं इनको किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की राय नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये किसी प्राइवेट डॉक्टर के सैनिटोरियम में एडमिट हो जाएं। क्या इनका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है?
है डॉक्टर आर्देशर, अशोक ने उत्तर दिया। सोनिया, तुम इनको डॉक्टर आर्देशर के पास ले जाओ। और फिर मेजर ने शोभा की ओर मुड़कर कहा, आप कम से कम 7 दिन के लिए अपने कपड़े साथ ले जाइए। 7 दिन आप वहीं रहिए। ये मेरा प्राइवेट फोन नंबर है। मेजर ने अपने जेब से कार्ड निकालकर शोभा के हाथ में दे दिया। आप घबराइए नहीं, आपके नौकरों को बता दिया जाएगा कि आप 7 दिन के बाद आएंगी। और 15 मिनट के बाद शोभा और सोनिया वहां से चली गई। ठीक 11:30 बजे इंस्पेक्टर मैथ्यूज अपने 2 मातहत अफसरों के साथ वहां पहुंच गया। उसने अशोक के साथ मेजर बलवंत को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। हेलो मेजर, देखिए मुलाकात की कैसी कैसी राहें निकल आती हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। जी हाँ, शैतान को तो 100 मील का चक्कर काट कर भी मिल जाता है, मेजर ने इंस्पेक्टर का हाथ जोर से दबाते हुए कहा। अशोक और इंस्पेक्टर के दोनों मातहत अफसर मेजर के इस व्यंग पर दबे दबे मुस्कुराने लगे। इंस्पेक्टर थोड़ा सा खसियाना हो गया। इंस्पेक्टर चारों ओर नजर डालकर बोला, मिसेस शोभा कहाँ है? वो तो अचानक बीमार हो गई। मेरी असिस्टेंट सोनिया उनको एक डॉक्टर आर्देशर के पैराडाइज नर्सिंग होम में ले गई हैं। मिसेस शोभा 1 हफ्ते तक वहां रहेंगी। चावला, तुम चौधरी साहब के बेडरूम से डॉक्टर आर्देशर के यहाँ फोन करो, इंस्पेक्टर ने कहा। डॉक्टर आर्देशर से पूछो कि क्या मिसेस शोभा वहां पहुंच चुकी हैं। सब इंस्पेक्टर चावला फौरन दरवाजे की ओर बढ़ा। इंस्पेक्टर ने अशोक से पूछा, रात जो मेहमान यहां जमा हुए थे उनमें से किसी को चौधरी साहब की हत्या की सूचना तो नहीं दी गई? किसी को नहीं, अशोक ने कहा। मैंने केवल सेठ सूरज नारायण शाहानी को यह खबर दी है। 2-1 अखबारों को भी इस दुर्घटना की सूचना भेज दी गई है। मेरा ख्याल है कि शाम के अखबारों में यह खबर एक खास खबर के रूप में पब्लिश कर दी जाएगी। बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और उसके बाद किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 50 वर्ष के एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। उसने एक शानदार सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर धन दौलत से पैदा होने वाली रौनक थी। अशोक ने पहचान लिया, वो सेठ सूरज नारायण शाहानी थे। उसने अपना सिर जरा सा झुकाकर सबको नमस्ते किया और फिर सब पर एक नजर डालते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर मैथ्यूज से मिलना चाहता हूं। फरमाइए, इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने कहा और उस सेठ को सोफे पर बैठ जाने का इशारा किया। सेठ ने जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछा और कहा, आज सुबह आपने मुझे फोन किया था? जी हाँ, मैं आपके प्रश्नों के लिखित उत्तर लाया हूं। मैंने थाने में फोन किया था, वहां से मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं। वैसे भी मुझे यहाँ आना ही था। मिसेस शोभा कहाँ है? सेठ ने अशोक से पूछा। वो अचानक बीमार हो गई थी, उनको डॉक्टर आर्देशर के नर्सिंग रूम में एडमिट करा दिया गया है। कैसी दुर्घटना हुई है, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मिसेस शोभा का भाग्य देखिए, ठीक उसी दिन विधवा हुई जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह मनाई गई। सेठ ने जेब में हाथ डाला और एक कागज निकालकर इंस्पेक्टर मैथ्यूज के सामने रख दिया और फिर कहा, कल रात मैं यहां से 9:45 बजे चला गया था। सीधा अपनी फर्म के वकील के पास पहुंचा था, रामेश्वर देसाई, बारेट लॉ के पास। उसे अपने साथ अपने बंगले पर ले गया। रात के 2 बजे तक हम फर्म के मामलों पर विचार विमर्श कर रहे थे। मैं रात के 10 बजे से 2 बजे तक अपने बंगले पर था, जिसे रामेश्वर देसाई ने प्रमाणित किया है। चौधरी साहब मेरे मित्रों में थे, उनके साथ मेरी दोस्ती एवरग्रीन क्लब में हुई थी। ब्रिज बहुत अच्छी खेलते थे और मोटा दांव लगाते थे। मैं भी ब्रिज का शौकीन हूं, इसलिए उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारे बीच पैसे के लेन देन का कोई रिश्ता नहीं था। मैं उनकी फैमिली पोजीशन से बहुत कम परिचित हूं। मेजर ने पूछा, क्या आपकी बेटी आपके पास ही रहती है? नहीं, वो अपने हस्बैंड के बंगले में रहती है। क्या वो अपने स्वर्गीय पति के रिश्तेदारों के साथ? मेजर ने पूछा। नहीं, रक्षा अकेली रहती है। मेरी बेटी मिस उर्मिल की गहरी सहेली है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, मुझे मिस उर्मिल के यहाँ शोक प्रकट करने जाना है। सेठ शाहानी ने उठते हुए अपने लिखित उत्तर इंस्पेक्टर मैथ्यूज के हवाले कर दिए। सेठ शाहानी को गए अभी मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि सोनिया ने कमरे में प्रवेश किया। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। इससे पहले कि कोई प्रश्न करता, इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए मेजर ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां अपने माथे पर बजाई। यह गुप्त संकेत था। सोनिया इस संकेत का अर्थ जानती थी। वो उल्टे पांव वापस चली गई। ये महिला कौन थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी असिस्टेंट सोनिया।
इंस्पेक्टर ने कहा, सोनिया आई और वापस चली गई, कोई चीज भूल गई होगी। तभी सब इंस्पेक्टर चावला ने आकर बताया कि मिसेज शोभा सकुशल डॉक्टर आर्देशर के नर्सिंग होम में पहुंच चुकी हैं। इतना कहने के बाद सब इंस्पेक्टर चावला ने अपने अफसर की ओर इस तरह देखा जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने फोन करने में देर लगा दी। मैं फोन करने के बाद जरा बाग में चला गया था, वहां मुझे एक बहुत ही काम की चीज मिली है। क्या? सब इंस्पेक्टर चावला ने जेब में हाथ डालकर एक चाकू निकाला जिसका फल खून से सना हुआ था। उसने बढ़ाते हुए चावला से कहा, मुझे बाग में एक पेड़ के नीचे मिला है। अशोक उस चाकू की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मेजर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया लेकिन चुप रहा। दूसरा चाकू? क्या हत्यारे ने 2 वार करने के लिए 2 चाकू इस्तेमाल किया? चाकू ध्यान से देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा। अचानक वो चौंक पड़ा। वो चाकू के लकड़ी के दस्ते पर खुदा हुआ नाम पढ़ रहा था। वो मुस्कुराया। उसने चाकू अशोक की ओर बढ़ाते हुए कहा, जरा देखिए, ये चाकू आप ही का है ना? अशोक ने कांपते हुए हाथों से वो चाकू पकड़ लिया और बहुत ही धीमे स्वर में बोला, जी हाँ, चाकू तो मेरा ही है। फिर मैंने कल रात आपको छोड़कर बड़ी भारी भूल की। ये खून में सना क्यों है और बाग में पेड़ के नीचे कैसे पहुंच गया? मेजर ने नया सवाल किया। मुझे सारी बात याद आ गई। मेहमानों के लिए कुर्सी कम पड़ गई थी। इस घर में कुर्सी थी तो, लेकिन उसकी एक टांग टूटी हुई थी। मैंने एक रस्सी काटी थी जिससे कुर्सी की टांग बांध दी गई। फिर मैं वो चाकू वहीं भूल गया, किसी ने उठा लिया होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे इस कहानी पर भरोसा है? मुझे और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इस चाकू पर उंगलियों के निशान साबित कर देंगे कि हत्यारा कौन है। इंस्पेक्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि उंगलियों के निशानों से अक्सर भ्रम हो जाता है। इस चाकू पर बिना शक अशोक की उंगलियों के निशान होंगे, लेकिन चाकू पर अशोक की उंगलियों के निशान होने से ही अशोक को अपराधी नहीं कहा जा सकता। मेजर साहब, मैंने भी एक मुद्दत पुलिस के महकमे में गुजारी है। आप ये तो मानते हैं कि हर घटना के पीछे एक मकसद होता है। मैं समझता हूं कि अशोक के पास चौधरी साहब की हत्या करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था। अशोक मिसेज शोभा के मित्र हैं और मैंने जो बातें मालूम की हैं उनसे ये साफ हो जाता है कि मिसेज शोभा अपनी मौजूदा जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। सॉरी मेजर साहब, मुझे अशोक को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। मेजर कुछ सोचने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? जरूर करता हूं। तो पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अशोक मेरी नजर में बिल्कुल बेगुनाह है। अगर आप ये समझते हैं कि मोहब्बत के हाथों बेबस होकर आदमी बड़े से बड़ा अपराध करने पर उतारू हो जाता है, तो मैं आपके इस विचार का समर्थन नहीं करता। आप मेरी खातिर इतना कर दीजिए कि अशोक को 4 दिन के लिए आजाद रहने की मोहलत दीजिए। इस केस को सुलझाने का निश्चय मैं कर चुका हूं। अगर 4 दिन के बाद अशोक ही हत्यारा निकला तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि खुद इसे आपके पास लेकर आऊंगा। इंस्पेक्टर मैथ्यूज कुछ सोचने लगा। उसके बाद बोला, मैं 4 दिन की मोहलत देने को तैयार हूं, लेकिन आप ये बताइए कि इस बात से आपका अभिप्राय क्या था कि किस नए चाकू पर अशोक की ही उंगलियों के निशान होंगे? बड़ी सीधी सी बात है इंस्पेक्टर साहब। हत्यारे को एक सुनहरा मौका मिल गया। वो इस चाकू के मिलने पर बड़ा खुश हुआ होगा। उसने एक मासूम इंसान को अपने स्थान पर हत्यारा प्रमाणित करने का आधार मिल गया था। उसने हाथ पर रुमाल लपेटकर चाकू उठाया और हाथ पर रुमाल लपेटकर ही चाकू इस्तेमाल किया होगा। जब उसने पहले चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े तो वो अपने इस नए चाकू पर उंगलियों के निशान कैसे छोड़ सकता था? उसने तो चाकू पर अशोक की उंगलियों के निशान ही रहने दिए होंगे। इंस्पेक्टर अपने मातहत अफसरों के साथ चला गया तो मेजर ने अशोक से कहा, कुछ ऐसा संयोग है कि इस समय तक तो तुम ही कातिल दिखाई दे रहे हो। लेकिन मेजर, मैं सच कहता हूं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। अब मेरे लिए दोहरी मुसीबत पैदा हो गई है, हत्यारे को खोजना और तुम्हें बेगुनाह साबित करना। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे में जो आदमी आया वो अपनी शक्लो सूरत और पहनावे से 100% मारवाड़ी मालूम होता था।
अशोक ने उसे पहचान लिया। वो सेठ चांदीराम कटारिया था जो कल पार्टी में आकर सबसे पहले वापस चला गया था। उसने अंदर आकर हाथ जोड़कर नमस्ते की और अशोक की ओर देखकर पूछा, क्या यहाँ श्रीमती रक्षा साहनी नहीं आई? नहीं, अशोक ने उत्तर दिया। क्या गड़बड़ घोटाला है? वो कुमारी उर्मिल के यहाँ भी नहीं है। मुझे यकीन था कि वो यहाँ होंगी। शोभा जी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मेजर समझ गया है कि इस मारवाड़ी सेठ को चौधरी हरिवंश राय की हत्या की खबर नहीं है। सेठ कटारिया वापस जाने लगे तो मेजर ने कहा, आपको शायद मालूम नहीं कि कल रात किसी ने चौधरी हरिवंश की हत्या कर दी। ओ मेरे भगवान! सेठ कटारिया ने अपने हाथों पर कान रखते हुए कहा, हे मैं क्या सुन रहा हूं? सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया? मेजर ने सेठ कटारिया का वाक्य दोहराया। क्या कारोबार में आपका उनसे साझा था? अरे नहीं, मेरा मतलब है बहुत बुरा हुआ। चौधरी साहब अभी जवान थे। 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? आप रक्षा साहनी को बड़ी बेचैनी से खोज रहे हैं, मेजर ने कहा। क्या उनसे कोई जरूरी काम है आपको? अरे बहुत जरूरी काम है, वो नहीं मिली तो लुटिया ही डूब जाएगी, सेठ कटारिया ने कहा। सेठ कटारिया ने कहकर वहां से विदा ली तो मेजर ने कहा, सेठ जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ है। इसका पीछा किया जाता तो शायद कोई बात सामने आती, लेकिन इस समय मैं तुम्हें इसके पीछे नहीं भेज सकता क्योंकि मैं तुम्हें एक दूसरी जगह अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर बाहर हल्के कदमों की छाप सुनाई दी। दूसरे ही पल सोनिया ने कमरे में प्रवेश किया। सोनिया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मुझे चेंबूर जाना पड़ा। सेठ साहनी बड़ा रंगीन मिजाज है। वो वहां एक एंग्लो इंडियन लड़की के पास गया जो अकेली रहती है। छोटा सा बंगला है लेकिन खूब सजा हुआ। वो बंगला दूसरे बंगलों से अलग थलग है। मैं तो उस एंग्लो इंडियन लड़की की बेशर्मी पर हैरान रह गया। सेठ ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो जो लड़की दरवाजा खोलने आई वो केवल नायलॉन की पैंटी और नायलॉन की ब्रेजरी पहनी हुई थी। वो तो दरवाजे पर ही सेठ से लिपट गई। शायद उसने पी रखी थी। सेठ वहां सिर्फ आधे घंटे ठहरा। मैंने वापसी पर भी उसका पीछा किया। वो चेंबूर से सीधा अपने घर गया। उस लड़की के पास इतनी थोड़ी देर रहने के लिए उसने सुबह सवेरे इतना लंबा सफर किया। मेजर ने कहा, मैं समझता हूं कि उस लड़की को वो कोई मैसेज देने गया था। अब सेठ साहब ने क्या मैसेज दिया? क्या अशोक कातिल है? क्या मेजर बलवंत कातिल को खोज निकालेंगे? ये रहस्य जो है हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं कर्नल रंजीत का लिखा मेजर बलवंत सीरीज का उपन्यास खून के छींटे। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। अच्छा लग रहा हो लाइक कमेंट शेयर करिए। इस चैनल को, किस्सा कहानी को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।